दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन है। और आप लोग दूर दूर से चल के यहाँ पे पधारे हैं, आए हैं। हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप लोग इतने लगन से, इतने मेहनत से हमारे चैनल को सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों की कमी यही है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है क्या? तो सीधे सीधे बात करते हैं, लिपि क्या है? व्हाट इज लिप, व्हाट इज स्क्रिप्ट। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो प्रतीक चिन्ह प्रयोग होते हैं वही लिपि कहलाती है। और हमारी जो लिपि है वो हम अपनी भाषा हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी के साथ साथ कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि आपका जो है मराठी भाषा, नेपाली भाषा और संस्कृत भाषा। हालांकि जो मूल संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन जो आधुनिक संस्कृत है वो किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो देवनागरी की कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है बच्चों? मराठी, नेपाली, संस्कृत और आपकी ये हिंदी। ये चार तो है ना, क्लियर है ना? चलिए अच्छी बात है। अब देवनागरी लिपि का जो वो मिलता है, क्या कहते हैं कि अभिलेखों में साक्ष्य, वो सबसे पहले राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के सामंगद जो है अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सामंगद का शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे देवनागरी लिपि में जो प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है वो आपका चाइना इलस्ट्रेटा, जो कि 1667 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और देवनागरी लिपि के टाइपिंग के लिए जो वो बनाया गया वो यूरोप देश में बना। ठीक है, यूरोप देश में बना। और देवनागरी लिपि का जो टाइपिंग का वो प्रयास किया गया, जिसके लिए वो बनाया गया, वो चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन के द्वारा बनाया गया। देवनागरी लिपि की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि जो है कैसी है? कैसी है? वैज्ञानिक है, पहला जो बताया है आक्षरिक है या अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरिक है, यानी अक्षरों में लिखी जाती है, चित्रों के माध्यम से नहीं है। क्या है? अक्षरों से, अक्षरिक है। ठीक है, अक्षरों में लिखी जाती है। और दूसरी खासियत जो इसकी है, कि सबसे बड़ी खासियत है, वो हर वर्ण के लिए एक ध्वनि चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, या फिर प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण निर्धारित हुए हैं, और जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है और वही बोला भी जाता है। यानी जो एक तरीके से जो है लिखने में, बोलने में, पढ़ने में और टाइपिंग करने में एक रूपता है। ये इसकी जो है खासियत है देवनागरी लिपि की। ठीक है, और साथ ही साथ वर्णमाला क्रम बड़ा ही व्यवस्थित है। वर्णमाला क्रम वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? आप देखेंगे तो इंग्लिश में देखेंगे तो आप जब वावेल ढूंढेंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, स्वर और व्यंजन की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि व्यंजनों के बीच में स्वर है। और भाषाओं में जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो क्या है? ये स्वर जो है उस बीच बीच में ना, ए के बाद ए तो है, फिर बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है ना, एफ, जी, एच नहीं है, आई है। लेकिन यहाँ जो है ये सीक्वेंस इस तरीके से है कि सबसे पहले स्वर है और उसके बाद व्यंजन है। तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ये हिंदी की ये जो लिपि है, यानी देवनागरी लिपि है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बड़ी ही साइंटिफिक है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ दोष भी है। दोष यह है कि इसको लिखते समय थोड़ा सा हमको जो है ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड नहीं मिल पाती है। लिखते समय हम क्या करते हैं, जैसे कुछ शब्द लिख रहे होते तो बार बार जो है हाथ को क्या लिखा है, जैसे देवनागरी ही लिखना है, देवनागरी, अब बार बार हाथ को उठाना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम इसी को लिखें DEVNAGRI, तो शायद एक बार हम कलम पकड़ेंगे और कर्सिव लेटर्स में उसको लिखते चले जाएंगे।
बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर कर्सिव के चक्कर में पढ़ेंगे तो मतलब वो पढ़ने में नहीं, पठनीय नहीं होगा। और एक तो सिरो रेखा वाली समस्या है कि मतलब एक लाइन लिखो, एक अक्षर लिखो देव नागरी, अब क्या करो, अब इसमें सिरो रेखा लगाओ। ये सिरो रेखा जो ऊपर पारी जाती है। और भाषाओं में क्या है कि इससे कुछ भाषाओं में मुक्ति मिली, जैसे इंग्लिश वगैरह में, वहाँ सिरो रेखा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिरो रेखा लगाने के कारण या ऊपर नीचे बार बार जब हम अपना हाथ करते हैं तो क्या होता है, वो स्पीड नहीं मिल पाती, वो गति नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं लिखने में जो है आप देखते होंगे IAS वगैरह में क्यों ज़्यादा लिख ले जाते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, क्योंकि एक बार कलम पकड़े तो एक अक्षर तो पूरा बना ही डालते हैं। हिंदी में क्या है, उतनी स्पीड नहीं दे पाएंगे आप, न हिंदी टाइपिंग में दे पाएंगे इतनी स्पीड, और ना तो हिंदी को हैंड राइटिंग में हस्तलिखित करेंगे तो भी उतनी स्पीड नहीं मिल पाती। तो इसकी यही कमी है कि बार बार हाथ ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं, मात्रा एक बार छोटकी की मात्रा इधर से लगाओ, बड़की की मात्रा इधर से लगाओ। तो ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है। और घंटा लिखना हुआ, दिनांक लिखना हुआ, इस सारी चीज़ें, पंचमाक्षरों के लिए भी दिक्कत है। तो इन सब के लिए हालांकि सारी समस्याएं नहीं हल हो पाई, लेकिन बट कुछ समस्याएं, ठीक है, वो हल हो गई। जैसे कि इसके सुधार के लिए जो प्रयास किया गया, सबसे जो पहला प्रयास 1904 ईस्वी में वो केसरी जो पत्रिका है उसमें जो है तिलक फांट छापा गया। 190 1926 टाइपों को जो है वो क्या करके उसको कम करके छांट वाँट करके 190 टाइपों का एक फांट बनता है, जिसे हम तिलक फांट कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलक फांट। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तिलक फांट, ठीक है, कितने अक्षरों का है या कितने फांट का है? तो 190 का है। 80 देगा, 75 देगा और कुछ देगा, एनीथिंग कुछ भी दे दे, तो ये आपका जो है 190 वाला मारिएगा, ठीक है। और तिलक ऐसे भी पूछेगा किसकी सलाह पर तिलक फांट का सुझाव दिया, तिलक फांट बनाया तिलक जी ने, तो वो जो है महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की सलाह पे तिलक जी ने तिलक फांट बनाया। अब कुछ और सुधार होगा, तो 1904 में सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद श्याम सुंदर दास जी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे जो है BHU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार के प्रयोग की तो वकालत करते हैं, हिमायत करते हैं। तो पंचमाक्षर की जगह क्या आ जाता है? हाँ। और सावरकर बंधु, ठीक है, सावरकर बंधुओं ने क्या किया, सावरकर बंधु आ की 12 खड़ी के लिए सुझाव दिया, और वो सुझाव जो है फिर वो अमल में लाई गई 1935 जून 1935, जिसमें जो है नागरी लिपि सुधार समिति बनती है। और उस नागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता, जैसा कि जो है गांधी जी उसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और उसके संयोजक जो है काका कालेलकर जी रहते हैं। और काका कालेलकर ने फिर जो है उस आ की 12 खड़ी को जो है वो दे दिया। तो अक्सर जो है अक्सर बताता भी है कि काका कालेलकर ने इसको जो है आ की 12 खड़ी को लागू किया था। आ की 12 खड़ी क्या है? आ इ ई उ ऊ ओ औ अंग अह, कक्का किक्की कुक्कू किक्के कुक्कौ कंका। इसी तरीके सबका चच्चा चिच्ची चुच्चू टट्टा टिट्टी टुट्टू, ठीक है। हाँ, फूफा फूफी फुफ्फू, ऐसा नहीं है, मतलब मजाक के लिए। तो इस तरीके से मतलब पहले पढ़ाया जाता था। आप अपने पापा के पास पूछिए, अपने पापा के पापा से पूछिएगा, पापा के पापा के पापा के पापा से पूछिएगा, ठीक है। अब है नहीं, लेकिन अब कैसे पूछेंगे, सपने में पूछ लीजिएगा, तो वो बताएंगे कि मतलब हम लोग ऐसे पढ़े हैं। हमें बाबा बताते थे कि हम तख्ती पे नहीं पढ़े हैं, हम कहाँ पढ़े हैं, भूमि लिख के पढ़े हैं, मतलब ज़मीन पे। अब एक अक्षर पढ़े हैं, एक अक्षर से उसी पे ऊ का मात्रा लगा देते थे, ई का मात्रा लगा देते, की का मात्रा लगा देते। अब उतने वो पढ़े हैं, लेकिन उतना ही उनके दिमाग में फिट था। और उसके बाद पूरे फगुआ का किताब, ठीक है, वो पढ़ डालते थे। बहुत ज़बरदस्त फगुआ गवैया थे, ठीक है। हालांकि हमारे
बड़े वाले पापा जी ने उस परंपरा को थोड़ा संकलित किया था। उन्होंने बाबा से गवा करके और उसको एक कॉपी में नोट किया था, ठीक है। तो बड़े वाले पापा भी इंस्पायर कर गए, तो अब उसको कलेक्शन करने का किसी से काम ही नहीं किया। तो जो परंपराएं हमारे ऐसी लुप्त हो जाती है। तो ठीक है, आपके दादी वादी को जो चीज़ बनाना आता होगा सीख लीजिएगा उनके मरने के पहले, ठीक है। और अपने पोते पर पोतियों को सिखा के जाइएगा मरने के पहले, क्योंकि जो परंपराएं हैं वो जीवित होनी चाहिए, रहनी चाहिए ना। तो कक्का किक्की वाला पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है। फिलहाल ये हो गया मामला। अब क्या होता है, अब उत्तर प्रदेश में क्या सुधार होता है। उत्तर प्रदेश में जो है 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है वो लिपि सुधार समिति का गठन होता है, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर नरेंद्र देव जी होते हैं। और नरेंद्र देव जी तमाम वो बातें कहते हैं और उस सुझाव को, देखिए ध्यान सुनिएगा, इतिहास जानिएगा, उस सुझाव को फिर अमल में लाने के लिए, उन सुझाव को अमल में लाने के लिए क्या किया गया, फिर 1953 ईस्वी में लिपि सुधार परिषद, वो समिति थी। पूछा जाता है कि नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ। 53 दे दिया, 47 दे दिया, 35 दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। वो वाली बात करेंगे नेशनल लेवल वाली, तो ये कब किया था, गांधी जी ने के समय में किया था, ठीक है। और लिपि सुधार परिषद कब गठित हुआ था, 53 में, ठीक है। लिपि सुधार परिषद यानी जो 35 से जो मामला चला वो आगे भी बढ़ता रहा और 53 के 67 तक चलता रहा, ठीक है। और 67 में जाके क्या हुआ, देवनागरी लिपि का मानकीकरण हो गया, ठीक है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण यानी मानक व्याकरण जो है वो उसमें आया, ठीक है। मानक हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ या मानकीकरण, क्या हमने लिखा है आपको, क्या लास्ट में क्या दिया है, मानकी, क्या मानकीकरण, 67 ईस्वी में देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। एक हाँ, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तक रही होगी, पत्रिका जो भी रही, उसका प्रकाशन हुआ, फिर वही मान लिया गया, ठीक है, स्थापित कर दिया गया। तो यह 53 में कौन अध्यक्ष था लिपि सुधार परिषद का, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ सुधार की बात की गई है कि जो गोरखनाथ थे, वो डॉक्टर गोरखनाथ जो है वो व्यंजन के दाहिनी तरफ लगाने की बात करते थे। तो व्यंजन की दाहिनी तरफ सारी मात्राओं को लगाने की बात करते थे, कुछ मात्रा दाहिनी लगे कुछ बाएं लगे, तो उन्होंने कहा दाहिनी तरफ लगाइए। तो हालांकि वो उतना वैज्ञानिक नहीं हुआ। इसके बाद जो है जो देवनागरी लिपि का जो हिंदी देवनागरी लिपि है वो गिनती है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इस तरीके से ना, 1 दहाई, 0 इकाई, 10, ठीक है, ये है। तो सुनील कुमार चटर्जी जी ने कहा कि थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए और हम लोग ऐसा करें कि इंटरनेशनल जो मानक है उस मानक के हिसाब से चलें और हम जो देवनागरी लिपि में थोड़ा सा सुधार करते हुए अंकों में हम किसका प्रयोग करें, रोमन के अंकों का। तो उसमें इंक्लूड कर दिया गया रोमन के अंकों का। और आप देखते हैं कि इस तरीके से जो रोमन का अंक है 1, 2 पाई करके बिल्ली दे दिया, 2, 3 पाई, और इस तरीके से 10 का क्या है 10 है, ठीक है। सबका यल किसका है, यल 50 का है, 100 का क्या है, सी है ना, सी है। तो सबका एक मानक बना, इसीलिए जो है आप ये भी हम लोग लिखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा क्या किया सुनील कुमार चटर्जी जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर जो उसके अंकों का जो रोमन लिपि है उसको एक्सेप्ट करने का सुझाव दिया। अब आगे भी इन फ्यूचर आप लोग भी भाषा वैज्ञानिक बनेंगे, आप लोग भी प्रोफेसर बनेंगे, आप लोग भी अपने किताब लिखिएगा, रिसर्च वगैरह करिए, तो आप लोग भी कुछ सुझाव दीजिएगा। हो सकता है क्योंकि सुझाव किसी परिवर्तन जो है, कोई चीज़ अस्थायी तो होती नहीं, भाषा भी परिवर्तनशील है, जीवन ही खुद परिवर्तनशील है। कुछ ना कुछ आप लोग भी अपना नाम दर्ज करा दीजिएगा, कुछ ऐसा बढ़िया सुझाव दे करके, ठीक है। क्या पता आगे आने वाली जनरेशन, आपके पोते पोतियाँ आपको भी पढ़ें।
गर्व करें कि हमारे दादा ने सुधार दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से देवनागरी लिपि का जो है सुधार होता है। ठीक है, और 67 ईस्वी में जो है हिंदी का मानकीकरण पुस्तक प्रकाशित हो जाती है और तब से जो है वो स्टैंडर्ड जो मानक हिंदी व्याकरण है उसको हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से ये आपकी देवनागरी लिपि हो गई। तो जय हिंद, जय भारत। देवनागरी हिंदुस्तानी मानस पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।